हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ और इसमें हर महीने का हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है एंड मैगजीन्स है तो उनका एनवायरनमेंट एंड जोग्राफी का पूरा करंट अफेयर्स का कवरेज होगा। और इसमें एवरी न्यूज़ मैं कोशिश करूंगा कि कवर करें जो शायद आपसे कहीं पढ़ने में छूट गई है तो वो भी हम ज़रूर कवर करेंगे। और इसके जो नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुमित सर नोट्स, वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी। तो देखते हैं फिर फर्स्ट न्यूज़ से हम शुरुआत करते हैं। और सभी जानते हैं इस बार प्रीलिम्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है और जिसमें हमने देखा है कि अभी जो वेटेज है एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऑलमोस्ट यू कैन सी 38 क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर पार्ट। ओके, और इसका भी आपको पीडीएफ चाहिए, आप डिटेल सच में देखना चाहते हो कि इतने क्वेश्चंस आए हैं 38 कौन से क्वेश्चन आए एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर से, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर सकते हो। सुमित सर नोट्स में यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है उसको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार पैटर्न जो बदला है तो वो इस प्रकार से है कि कुछ स्पीसीज जो होते हैं अभी तक बस उनका लोकेशन एंडेमिज्म वगैरह पूछा जाता था, बट अभी जो स्पीसीज की पूरी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि वो नेचुरली वहाँ पे मिलते हैं वो तो रहेगा ही कायम, बट इसमें भी अलावा वो स्पीसीज का बिहेवियर कैसे नॉक्टर्नल है या नहीं है, या फिर आप देख सकते हो उसके पर्टिकुलर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके डांस एक्सेट्रा, इसके बारे में कुछ पूछा था। देन आफ्टर दैट उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी एक क्वेश्चन देखा गया था। इंडियन स्क्वेरल हो गए तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है। मतलब स्पीसीज के और डेप्थ में यूपीएससी जाना चाह रहा है। ओके, और इवन आप देख सकते हो कि ओरेंगयूटस नाम से एक स्पीसीज है तो उनके रिलेटेड भी कैसे उनके फूड के हैबिट है ना, मतलब फूड कैसे कंज्यूम करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन। तो ऐसे 7-8 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि जो स्पीसीज के काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं। तो इसलिए हम इस सेशन में या आने वाले सभी सेशंस में एक यूपीएससी के अप्रोच को पकड़ के ही हम न्यूज़ का कवरेज देखेंगे। एंड ये एक रैपिड कवरेज होगा जिसमें आपको कम टाइम में पूरे महीने का एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का कवरेज मिलेगा। सो एंड तक बने रहिए एंड सभी आने वाले सेशंस को ज़रूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज़ है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो रिसेंटली हुआ था जर्मनी में एंड यूएई में। इस बार आप जानते हो COP28 का मीटिंग होने वाला है, UNFCCC का मीटिंग, कि जो होने से पहले एक हर साल ऐसे कुछ पिट्सबर्ग डायलॉग होते हैं एंड उसकी मीटिंग इस बार हुई थी जर्मनी में, जो जस्ट इन द अवेक ऑफ द न्यू मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंडिया भी था, मतलब इंडिया के भी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे एंड इस मीटिंग को जो कंडक्ट किया गया था उसका होस्टिंग वगैरह देखोगे तो जर्मनी एंड फ्रांस वगैरह कुछ कंट्रीज थे। तो आफ्टर दैट इसमें अगर हम देखें तो COP28 की जो प्रेसिडेंसी है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट इस बार कौन हो गए, मतलब मीटिंग कहाँ होने वाली COP28 की, तो दुबई में होने वाली है और उसके जो हेड हो गए तो सुल्तान अहमद अल जब्बर हो गए। एंड इसमें इस मीटिंग में फिर से वही बताया गया कि आने वाली मीटिंग में हम एड्रेस करें कि ट्रिपलिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 एंड 2040 तक हम कोशिश करें कि उसको डबल करें। तो ऐसे कुछ अलग अलग टारगेट्स यहाँ पे रखे एंड इवन 23 इज़ द ईयर ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक एंड ऑल्सो फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक ईयर सिंस पेरिस एग्रीमेंट, ऐसा यहाँ पे कुछ देखा गया था। एनीवेज, तो ये मीटिंग इंपॉर्टेंट होगी, बस देख लेना पिट्सबर्ग डायलॉग इज रिलेटेड टू व्हाट, तो UNFCCC से रिलेटेड ये डायलॉग होगा, बस इतना याद रखें। एंड इसमें क्लाइमेट अडॉप्शन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिफरेंट लॉस एंड डैमेजेस के रिलेटेड जो फंडिंग वगैरह रिलीज़ करना है इसके बारे में कुछ चर्चा की गई थी और इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भी थे। ओके, सो वो भी याद रखें। देन आफ्टर दैट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल रिन्यूएबल के टारगेट्स या फॉसिल फ्यूल फेज आउट कैसे करना है आने वाले पीरियड में, या नेट जीरो कैसे अचीव करना है, इसके बारे में नॉर्मल यहाँ पे चर्चा हुई थी। कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, हर साल इसका मीटिंग होता है CMS का। 2019-20 के आसपास ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिकली अभी रिसेंटली मीटिंग तो इंडिया में हुआ नहीं है, बट एक चीज़ याद रखो कि ये किसके अंडर आता है एक्सेट्रा। तो इट इज़ अंडर द डायरेक्टली UNEP, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं, चाहे वो एलिफेंट हो या डिफरेंट प्रकार के टर्टल्स हो या बर्ड्स हो गए डिफरेंट प्रकार के, राइट, तो उनके रिलेटेड ये कन्वेंशन की उनका रूट, उनके जो फ्लाईवेज होते हैं फॉर एग्जांपल बर्ड के, वो कैसे कंजर्व किए जाए।
ओके, तो इसके रिलेटेड आता है, बस इतना याद रखें कि ये यूएनईपी के अंडर आता है, एंड ये सीएमएस जो बना था वो बॉर्न कन्वेंशन के अंडर बना था, राइट। सो इट्स अंडर द बॉर्न कन्वेंशन इन 1979। तो बॉर्न कन्वेंशन किसके रिलेटेड है? सीएमएस रिलेटेड। अगर बॉर्न चैलेंज पूछते हैं तो वो अलग है, वो अफॉरेस्टेशन रिलेटेड है, डिग्रेडेड लैंड के अफॉरेस्टेशन के रिलेटेड आता है। बाकी इनका एम वही है कि टेरेस्ट्रियल, मरीन, एवियन, माइग्रेटरी स्पीसीज है तो उनके रेंज को कंजर्व करना, दैट इज ऑल। एंड इसके अपेंडिक्स 1-2 थोड़ा देख लेना, थ्रेटन माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऐसे स्पीसीज यहाँ पे मेंशन किए। तो इसमें दो प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, लीगल एंड नॉन लीगल, बट इंडिया ने नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद सीएमएस, एंड जिसमें हम मैनेजमेंट कर रहे हैं साइबेरियन क्रेन का, मरीन टर्टल, डुगोंग या रैप्टर्स का। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, यू नो दैट हमारे पास ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड का लैंड एरिया है, बट वी हैव 8% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम जो माइग्रेटरी स्पीसीज में इंपॉर्टेंट किसको कंजर्व कर रहे हैं, तो अमूर फैल्कन होगा, बार हेडेड गीज होगा, ब्लैक नेक क्रेन्स है, मरीन टर्टल्स हो गए। इसमें से अमूर फैल्कन एक ज़रूर याद रखें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग माइग्रेटरी एवियन स्पीसीज है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा माइग्रेशन होता है, और ये नागालैंड, मणिपुर के रीजन्स में वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इनको ज़रूर देखें। बाकी डुगोंग का गल्फ ऑफ मन्नार में जो लोकेशन है वो भी देख लेना। बाकी अदर स्पीसीज भी यहाँ पे हमने इंडिया ने प्रोटेक्ट करके रखी है। देन थोड़ा जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से एक न्यूज़ है, सीपीएसी एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान। सीपीएसी मीन्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यू नो दैट चाइना एंड पाकिस्तान मिलके यहाँ पे कुछ कॉरिडोर क्रिएट कर रहे हैं, एंड इसलिए ये क्रिएट हो रहा है क्योंकि चाइना भी चाहता है कि मोस्ट ऑफ द कनेक्शन उसका अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन रीजन के साथ बने, जो कि पाकिस्तान से यू कैन सी इट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल। तो ताशकर से लेके या उनके जिनजियांग प्रोविंस से लेके यहाँ पर ग्वादर तक है ना, उनका कनेक्शन बन जाता है, तो फिर यहाँ पे अरेबियन सी को वो मोर अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका वही उसी का रिसेंटली कुछ मीटिंग्स हुए थे, तो उस एरिया पे टारगेट करो, और पेशावर काबुल मोटरवे, ये जो रीजन्स है तो वो ज़रूर देख लेना। और सीपीएससी 3000 किलोमीटर लॉन्ग एक रूट है कि जिसमें रेलवे, रोडवे, इस तरीके से उसका कनेक्शन किया जाएगा। एंड सीपीएससी इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो उन्होंने 2013 में लॉन्च किया था, BRI, जिसमें वो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इस सारे पार्ट्स को वो कनेक्ट करने वाले थे। तो बस इसको याद रखें, बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ से लेके जिनजियान युगुर जो प्रोविंस आता है चाइना का, तो वहाँ तक का 3000 किलोमीटर का ये कनेक्शन होगा। नेक्स्ट है रिवर सीरीज अलायंस नाम से एक ग्लोबल सेमिनार हुआ था, जिसमें कंडक्ट करने में हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो नमामि गंगा मिशन का इम्प्लीमेंटिंग आर्म है वो, प्लस NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो इन्होंने मिलकर ये कुछ सेमिनार कंडक्ट किए थे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिवर सिटीज़ अलायंस में रिवर सिटीज जो होते हैं, मतलब रिवर पे बेस्ट जो सिटीज़ होती है, रिवर अलॉन्ग साइड जो सिटीज़ होती है, तो उनका कैसे कंजर्वेशन किया जाए, उनको कैसे सस्टेनेबली डेवलप करें, तो उस बारे में ये प्रोग्राम आता है। टू डिस्कस लर्न गुड प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग अर्बन रिवर्स, जिससे पोल्यूशन कम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड प्रीवियसली मीटिंग ऑफ RCA धारा, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, वॉज हेल्ड इन 2023, मतलब उसी रिलेटेड आता है। तो देख लेना, ये दिल्ली में मीटिंग हुआ था रिसेंटली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स होगा, नमामि गंगा मिशन, ये इसमें दो लीडिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आफ्टर दैट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑल्सो, मतलब अगर RCA देखे, रिवर सिटी अलायंस, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री अगर इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सॉरी। एंड इसमें फिर 110 रिवर सिटीज़ अक्रॉस इंडिया हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक अलग थोड़ी डेनमार्क की एक सिटी भी है, तो वही एक अलग से एक सिटी है, बाकी मोस्टली इंडिया टारगेटेड सिटीज़ होगी इसमें, ठीक है। तो इसको ज़रूर देख लेना, रिवर सिटीज़ अलायंस, जिसको आप मेंस आंसर राइटिंग में भी अच्छे तरीके से दे सकते हो, फॉर द अर्बन फ्लड मैनेजमेंट होगा या रिवर पोल्यूशन होगा, उसके रिलेटेड, ओके। सो इस प्रोग्राम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिवर्स डेफिनेटली कर रहे हैं। देन किंग कोबरा, अब स्पीसीज इन द न्यूज़ बहुत बार आते हैं, एंड इट इज़ द एपेक्स प्रेडेटर की स्पीसीज एंड बैलेंसिंग द नेचर, मतलब जो कीस्टोन स्पीसीज हम जिसको कहते हैं, तो वो किंग कोबरा डेफिनेटली ले सकते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल वेनमस स्नेक ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज़ द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया ऑल्सो, किंग कोबरा। एंड इसमें देखो, मतलब इतना पॉइजनस होता है कि जो जस्ट उसका
एक सिंगल बाइट अप टू 2/10 of fluid once enough to kill 20 people and even the elephant. It is the only snake in the world that build the nest for their eggs, which they guard furiously until the hatching emerge also. तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़े उसके हैचिंग हैबिट्स हो गए या वो कितना डेंजरस है एक्सेट्रा, है ना, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए और उनका लोकेशन क्या है। तो डिफरेंट रेन फॉरेस्ट होगा या प्लेन्स रीजन इंडिया के वहाँ पे भी मिलेगा एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। तो किंग का कोबरा एक वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, बाकी शेड्यूल 2 में आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, मतलब अंडर प्रोटेक्शन। तो देखो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स कि क्या होगा इसका आंसर। जस्ट हमने देखा है किंग कोबरा के बारे में। Read it fast and comment in chat box. Yes. So answer will be C for this 1 and 3. They are the part of secondary consumer. तो secondary रहेगा कि just मैंने अभी क्या बताया था, it is the top, है ना, apex predator. ओके, क्योंकि सबसे ऊपर रहेगा और इसको कीस्टोन एक स्पीसीज भी हम बोल सकते हैं। बाकी दोनों भी स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, तो इस प्रकार के थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन आफ्टर दैट इंटरनेशनल लियोपर्ड डे कुछ 3 मई को सेलिब्रेट हुआ था। तो लियोपर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए और इंडिया में काफ़ी सारे लियोपर्ड मिलते हैं एंड इट इज़ द नॉक्टर्नल एनिमल। याद रखें नॉक्टर्नल मतलब जो रात में अपना मोस्ट ऑफ द हंटिंग एक्सेट्रा हो गए तो वो करते हैं, उनको नॉक्टर्नल हम बोल सकते हैं, जिसका कलर डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे। एंड दे आर ग्रेट क्लाइंबर्स एंड हाइड इन द ट्रीज एंड व्हेन दे हाइड दे आर प्रे टू अवॉइड द कंपटीशन। मतलब काफ़ी पेड़ पे वगैरह लेके जाते हैं उसको, आपने डिस्कवरी वगैरह पे डेफिनेटली देखा होगा। तो उस प्रकार का ये कुछ पिक्चर होगा। एंड इंडिया में क्या इनके नंबर बढ़ चुके हैं? यस बिल्कुल, 2014 से अगर आप कंपेयर करो तो 60% इंक्रीज हुआ है, मतलब काफ़ी सारे इंडिया में नंबर बढ़ चुके हैं। नाउ इट इज़ द अराउंड 12,000, मतलब बहुत अच्छा नंबर है लियोपर्ड का इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा लियोपर्ड्स देखे जाएंगे एमपी में, सेकंड आता है कर्नाटक एंड थर्ड इज महाराष्ट्र। ओके, बाकी नॉर्मल इनको थ्रेट वगैरह है बट नंबर इज गुड इन इंडिया, सो दैट्स वाई ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट है डेफ फॉर क्लाइमेट स्वैप, मतलब इसमें रहेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट एम्स टू एड्रेस देयर इश्यूज बाय क्रिएटिंग फिजिकल स्पेस फॉर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो क्लाइमेट में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में ये डेफ फॉर नेचर स्वैप होगा, डेफ फॉर क्लाइमेट स्वैप होगा। तो ये WWF के द्वारा एंड UNDP के द्वारा भी ये रेगुलेट किया जाता है। सो द स्वैप कैन इंसेंटिवाइज डेप्टर कंट्रीज टू टेक मीनिंगफुल एक्शन ऑन क्लाइमेट वाइल रिड्यूसिंग देयर डेब्ट बर्डन। ओके, तो मतलब वो डेब्ट बर्डन हम डिक्रीज करके वहाँ पे क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड इनिशिएटिव्स कुछ ले सकता है। देन आफ्टर दैट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कुछ न्यूज़ में था, तो पता होना चाहिए आपको कि NTPC ने ये प्लांट बांग्लादेश में कुछ इस्टेब्लिश किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट इन बांग्लादेश एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो ये रामपल मोंगला बागेरहाट ऑफ बांग्लादेश यहाँ पे लोकेटेड है। इसमें 660 का अभी रिसेंटली एक ऐड हुआ है, मतलब यूनिट 1, और वैसे तो टोटल ये 660 के 2 प्लांट्स होंगे जिसमें 1320 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। एंड इसके बाद ये जो एग्जीक्यूट हुआ है इन कोलैबोरेशन विथ डेफिनेटली NTPC हमारा है और बांग्लादेश का जो इंडियन फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड है, तो वो इन्होंने मिला के ये प्रोग्राम ये प्रोजेक्ट जो है तो वो इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो पता रहने दो कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे, बांग्लादेश। देन अरब लीग कुछ न्यूज़ में था, इसमें आपको प्लेसेस इन द न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि अरब लीग ने रिसेंटली रीएडमिट किया है सीरिया को, जो इससे बाहर निकला था, बट अभी इनको रीएडमिट किया गया है, मतलब फिर से ऐड किया गया है सीरिया को। एंड जो भी बाकी आयर में देख लेना क्या रीजंस थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट याद रखिए कि अभी अरब लीग इंपॉर्टेंट बन जाता है जिसमें 22 अरब कंट्रीज हैं। एंड जो ये स्टार्ट हुआ था कैरो इजिप्ट में 1945 को, ये जो इनिशिएटिव है, मतलब अरब लीग जो लीग है बेसिकली या कोलैबोरेशन है, तो ये अरब कंट्रीज़ का एक इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ऑल्सो, मतलब नॉर्थ अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज आएंगे इसमें, वो ज़रूर देखिए, लीबिया, इजिप्ट एक्सेट्रा, है ना, सूडान। तो ये 22 कंट्रीज़ एक बार देख लेना। एंड थोड़ा सीरिया अगर इसमें न्यूज़ में है तो यू शुड नो, सीरिया मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, तुर्की से कनेक्ट करता है, राइट, इराक होगा, जॉर्डन होगा, इसराइल होगा, लेबनान होगा, तो थोड़ा सीरिया के बारे में भी अच्छे से देख लेना इसमें। देन आफ्टर दैट चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन द न्यूज़। तो ये चिनार आती कहाँ पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछ लेते हैं, बट
इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी पढ़नी है, तो डेफिनेटली ऐसे इस प्रकार से न्यूज़ में होगी तो वो पढ़नी है। तो कहाँ पे होगी चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमेंट बॉक्स में बताओ कि जहाँ पे पुनर्जीवनम स्कीम कुछ लॉन्च किया था। सो दिस रिवाइविंग कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स एंड एंडेमिक क्रॉप्स थ्रू पुनर्जीवनम स्कीम इन दिस पर्टिकुलर एरिया चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे कुछ ट्राइबल सेटलमेंट्स हैं। सो यस, इट इज़ इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ओके, तो याद रखिए ये केरला में आते हैं, अंडर मुन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो, मतलब इसके आसपास ही मुन्नार का कुछ एरिया आता है। तो ये ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वेरल के लिए भी फेमस है, इट इज़ होम टू ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वेरल। इस बार स्क्वेरल पे भी क्वेश्चन आए थे, आप जानते हो, जो मैंने इनिशियली ही कुछ फ्लैश किए थे आपके सामने। तो यहाँ पे कुछ 11 के आसपास कुछ ट्राइबल सेटलमेंट्स है, बट इंपॉर्टेंट मुद्दुवन एंड हिल पुलायम कम्युनिटीज़ अंडर द वाइल्ड लाइफ डिवीजन। ओके, एंड यहाँ पे एक स्कीम हमने 2016 में ही लॉन्च की थी, बट उसके अंडर हम कुछ डिफरेंट मिलेट्स वगैरह को या फार्मिंग को रिवाइव कर रहे हैं, मिलेट्स एंडेमिक क्रॉप्स को हम अच्छी तरीके से ग्रो करें, जिसमें 34 वैरायटीज़ ऑफ रागी एक्सेट्रा एंड बाकी मिलेट्स वगैरह को हम ग्रो कर रहे हैं। तो पुनर्जीवनम नाम से एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मुझे लगता है कि याद रखिए चिनार इज इन केरला। नेक्स्ट है ब्लैक टाइगर, कुछ न्यूज़ में आया था सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में, तो यू शुड नो सिम्पलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, राइट, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेचुरल साइट में भी आता है। एंड इवन एलिफेंट रिजर्व यहाँ के आसपास मयूरभंज वगैरह जो है तो इसी का पार्ट है। मतलब काफ़ी सारा प्रोटेक्शन सिम्पलीपाल को ऑलरेडी है, जो कि उड़ीसा में आता है, ब्राह्मणी पैतरनी के आसपास। तो देख लेना, यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेट ऑफ ब्लैक टाइगर साइटिंग हुआ है, और ये एक मेलानिज्म फैक्टर होता है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बट नॉर्मल देख लेना कि सिंगल म्यूटेशन इन द ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ अमाइनो पेप्टाइज क्यू जीन एक होता है, तो वो ज़्यादा मेलानिस्टिक, मतलब जो एक फीचर होता है, तो पर्टिकुलर जीन ज़्यादा एक्सपोज होना, तो उस वजह से ये ब्लैक कलर में दिखा जाता है। बट ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि हाई प्रोबेबिलिटी अबाउट 60% दैट टाइगर्स विल हैव म्यूटेंट जीन रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सिम्पलीपाल एक्सेट्रा। तो सिम्पलीपाल जरूर देखिए कहाँ पे आता है एग्जैक्टली। तो यस, ब्राह्मणी बैतरनी एंड दिस सुबर्णरेखा है ना, इसके बीच में आप देख सकते हो, ये सिम्पलीपाल अंदर की तरफ ही आता है, नॉट ऑन कोस्ट। कोस्ट पे जो आता है वो अलग है, वो भितरकनिका है। तो सिम्पलीपाल इज डिफरेंट, विच इज़ फेमस फॉर एलिफेंट एंड टाइगर्स। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। एंड सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में कुलधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मयूरभंज है ना, ये एरिया मिला के बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा पार्ट यहाँ पे होता है। इसके अलावा भितरकनिका जो कोस्ट के पास आता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैंग्रोव का कवरेज है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं। बाकी नंदन कनन वगैरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमट्टा, ये ऑलिव रिडले टर्टल के लिए वगैरह फेमस है। नेक्स्ट है रेड पांडा के बारे में कुछ न्यूज़ में था, और जिसमें ऑब्वियसली आप जानते हो सिक्किम में काफ़ी अच्छे रेड पांडास हैं, एंड नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सिंगालेला एंड नेवरा वैली है ना, ऐसे दो नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल या सिक्किम वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे इसका साइटिंग होगा कुछ। ये न्यूज़ थी कि ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन इज इसेंशियल टू सेव द एंडेंजर्ड पांडास। तो देख सकते हैं आप सिक्किम एंड दिस वेस्ट बंगाल का बॉर्डर पे आप देखोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे सिंगालेला नाम से एक आता है, जो नेपाल के थोड़ा पास में आता है, एंड दूसरा यहाँ पे आता है नेवरा वैली, जो कि थोड़ा सा भूटान से यहाँ पे लग के आता है। तो इस रीजन में रेड पांडा काफ़ी फेमस है, तो उनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखो कि जो चिली एरियाज, कोल्ड एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में रहता है, जहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है ज़्यादातर। एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, मतलब वही है कि सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास, जहाँ पे सिंगलेला एंड नेवरा वैली है, वहाँ पे हमने देखा दो नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है इसके लिए, एंड दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाला एरिया। ये कार्निवोरा कैटेगरी में आता है, बट वो इस प्रकार से अडॉप्ट हो चुके हैं कि अभी जो वेजिटेरियन डाइट मोस्टली कंज्यूम करते हैं, ओके, तो उस प्रकार में आते हैं। तो वर्ल्ड में अपने दो प्रकार के पांडाज आते हैं, जैंट पांडा एंड रेड पांडा, जिसमें से हिमालयन रेड पांडा इंडिया की तरफ मिलता है, और जैंट पांडा जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादातर मिलता है, वो वल्नरेबल कैटेगरी में आएगा। जो इंडिया में मिलता है वो रेड पांडा ही है, याद रखें। इसमें से इंडिया में कहाँ मिलता है तो ऑलरेडी देखा हमने, सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, अब थोड़ा सा इन नियर बाय इंडिया नेपाल, भूटान है ना, साउथ तिब्बत, इस पार्ट में ही देखने को मिलेगा आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रेड पांडा। और उसके कलर वगैरह थोड़ा सा देख लेना, फेशियल कलर थोड़ा सा काइंड ऑफ रेड एंड थोड़ा बैंड्स में होता है, तो आप इसके पिक्चर देख लो। एंड यस, दिस इज ऑल ओके। बाकी दार्जिलिंग एक्सेट्रा एरियाज भी देख लेना। बाकी नेवरा वैली जो आता है वो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि नियर बाय
भूटान बॉर्डर, सिक्किम एंड भूटान बॉर्डर के आसपास आएगा। सो दिस इज ऑल। देन गैलापागोस आइलैंड कुछ न्यूज़ में था, व्हाट इज द क्रेडिट सीज इक्वेडोर डील फॉर द गैलापागोस कंजर्वेशन। तो अभी ये बाकी आप इसको आईआर या फिर इकोनॉमिकल पैटर्न्स में देख लेना, बट प्लेसेस इन द न्यूज़ में गैलापागोस में बता दूंगा कि इक्वेडोर का पार्ट है जो कि पैसिफिक की तरफ ये आइलैंड्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्स है, इस पे इक्वेटर भी जाता है इस पार्ट से। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्स पार्ट है जहाँ पे कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे पेंगुइन होगा, गैलापागोस पेंगुइन, गैलापागोस फर सील हो गए, तो सी लायन हो गए, तो ये सारे स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं जो कि काफ़ी यूनिक है। एंड इवन वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल्स वगैरह जो हो गए, टॉर्टाइज हो गए, तो ये देख सकते हो आप, जैंट गैलापागोस टॉर्टाइज, तो ये सारे स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं। एंड द मोस्ट नोटेबल थिंग इज गैलापागोस पेंगुइन इज द ओनली पेंगुइन स्पीसीज टू लिव इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। मतलब ऑब्वियसली अगर इससे इक्वेटर जाता है तो उसके ऊपर स्लाइटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गैलापागोस का पार्ट है, वहाँ पे कुछ ये पेंगुइन्स मिलते हैं जो गैलापागोस पेंगुइन है। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देन फॉरेस्ट फायर इन गोवा, आजकल गोवा में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है दिस फॉरेस्ट फायर्स, और उसके कुछ रीजंस वही बताए कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गए, बहुत कम रेनफॉल हुआ था गोवा में फ्रॉम अक्टूबर 2022, थोड़ा हीट में भी चेंजेस देखने को मिले और हीट प्रोन भी होते जा रहा है। वैसे तो गोवा एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर हम देखें तो गोवा लेस फायर प्रोन रीजन में आता है, मतलब इसके पहले उतने हुआ नहीं करते थे, बट अभी आजकल बढ़ चुके हैं। एंड ऑल्सो गोवा डज नॉट एक्सपीरियंस क्राउन फायर, मतलब ये क्राउन फायर क्या होता है वो आगे हम देखेंगे कि कुछ न्यूज़ के रेफरेंसेस में आया था। तो देखते हैं अलग अलग फायर्स क्या प्रकार के होते हैं, बट वैसा कुछ यहाँ पे नोट नहीं हुआ था। सरफेस फायर आर कॉमन इन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ गोवा, मतलब नॉर्मल सरफेस फायर दिखा है, माइनर सरफेस फायर्स वगैरह देखे गए हैं। एंड कैशू फार्मर ऑफन स्टार्ट माइनर कंस्टेंट फायर्स टू क्लियर द विड्स एंड रिड्यूस द अंडरग्रोथ। ओके, सो वो टाइम पे फिर वो जब भी एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करने जाते तो एक्सपांस ऑफ फॉरेस्ट फायर देखने को मिला है। तो क्राउन फायर क्या होता है, तो बर्न्स ट्री अप देयर एंटायर लेंथ टू द टॉप, दिस आर द मोस्ट इंटेंस एंड डेंजरस वाइल्ड लैंड फायर्स। ओके, मतलब जहाँ पे आप देख सकते हो, देखो, तो क्राउन फायर मतलब इन द ट्री कैनोपी द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वाइल्ड बर्निंग एक्सट्रीमली हॉट एंड ऑफन स्प्रेडिंग रैपिडली। मतलब ये इसमें पूरा का पूरा फॉरेस्ट अंडर फायर आ जाता है एंड टॉप पार्ट्स भी उसके, मतलब बॉटम टू टॉप सभी अंडर फायर आ जाता है। तो ये सबसे इंटेंस माना जाता है क्राउन फायर। सरफेस फायर मतलब क्या है, बर्न ओनली सरफेस लिटर एंड डफ, मतलब जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा जो श्रब वगैरह हो गई या फिर ग्रासेस वगैरह होगी, तो उतने ही अंडर बर्न आ रहे हैं, मतलब जो पत्ते गिरे हैं एक्सेट्रा है ना, तो वही ड्राई वेजिटेशन होगा, उतना ही अंडर फायर आता है। बाकी फॉरेस्ट थोड़ा मतलब बच जाता है इसमें, है ना, तो ये थोड़ा कंट्रोलेबल हो जाता है, तो थोड़ा लीस्ट डैमेज इसमें होता है। एंड ग्राउंड फायर जो होता है वो देखने को नहीं मिलता, कभी कभी इसको ज़ॉम्बी फायर भी कहते हैं कि अंदर की तरफ ही आग लग जाती है, क्योंकि कोल वगैरह माइनिंग एक्टिविटीज़ अंदर, कोल वगैरह अगर होगा तो अंदर की तरफ ही फायर या फिर कुछ डिकम्पोज मटेरियल होगा, तो इसको ग्राउंड फायर, अंडरग्राउंड फायर भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमस एंड पीट एंड एक्सेट्रा एंड डेड वेजिटेशन दैट बिकम्स ड्राई इनफ टू बर्न, है ना, तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड फायर। इसमें याद रखें सबसे डेंजरस होता है क्राउन फायर। ओके, अगर ये हो जाए तो कंप्लीट फॉरेस्ट अंडर फायर आ जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सेट्रा। और इंडिया में फायर प्रोन में देखा जाए तो इंडिया का 20% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज अंडर फॉरेस्ट फायर, ओके, या प्रोन टू फायर, मतलब एक्सट्रीमली फायर, बट ओवरऑल 62% अगर देखोगे तो प्रोन टू हाई टू लो डेंसिटी, है ना, मतलब प्रोन टू हाई डेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, सॉरी, फॉरेस्ट फायर इवेंट इन 2000 to 19 मीन्स 20 ईयर्स। ओके, बट एक्सट्रीमली हाई अगर देखा जाए तो 20% कुछ देखा गया है, तो देख लेना इसको ज़रूर। एंड बाकी मैनेजिंग फॉरेस्ट के रिलेटेड हमारे कौन से स्कीम्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रीन इंडिया मिशन होगा या मतलब फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए जो भी स्कीम्स है तो वो आपके सामने। द नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हमने देखा COP27 के कुछ आउटकम्स थे जो लास्ट ईयर मीटिंग हुआ था शर्म एल शेख इजिप्ट में, तो उसी मीटिंग में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स वगैरह जो है मैकेनिज्म है, जो यूरोप ने बताया था कि हम 2023 से वगैरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें जो कंपनीज बहुत ज़्यादा इमिशन करती है तो उनको हम कुछ टैक्सेस लगाएंगे, ग्रीन टैक्सेस लगाएंगे, सो दैट उनका भी जो इमिशन है वो कम हो जाए, या फिर इन टैक्सेस की वजह से वो अपने इमिशन पे ध्यान दें। तो इसी वजह इसको डेफिनेटली इंडिया, चाइना जैसे ब्राज़ील वगैरह कंट्रीज़ है तो उन्होंने अपोज किया था, बट फिर से ये एक बार न्यूज़ में आया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो याद रखिए ये यूरोप की कुछ कंसेप्ट है, या फिर यूरोप इसको एम्फेसाइज करना चाहता है या इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है।
तो परमानेंट सिस्टम एंटर्स इनटू द फोर्स इन वन फ्रॉम द 1 जनवरी। अभी उन्होंने 26 बोला कि 26 से हम ऐसा सर्टिफिकेशन वगैरह करेंगे जिसमें डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि फेज आउट करें जो CO2 इमिशन होगा, या जो कार्बन इंटेंस कंपनीज हैं उन पे हम अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाएंगे। एनीवेज, नेक्स्ट इज द लुधियाना गैस लीक हुआ था रिसेंटली। तो NGT ने देखो सुओ मोटो करके इनको कुछ फाइन वगैरह लगाए या एक्शन लेने की कोशिश करे, बिकॉज ऐसे ही जब कुछ विशाखापट्टनम में गैस लीकेज हुआ था, LG पॉलीमर में स्टीरिन गैस लीकेज हुआ था, तब भी NGT ने सुओ मोटो लेके उनको 50 करोड़ टू 100 करोड़ के फाइन्स लगाए थे। बट इस बार जो लीकेज हुआ है तो देख लेना वो कौन से गैस का लीकेज है, कहाँ पे हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली डेथ ऑफ 11 पीपल ड्यू टू द रिसेंट गैस लीक इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। एंड यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो एक्चुअली देख लेना गियासपुर एरिया ऑफ लुधियाना, यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैव सस्पेक्टेड दैट हाइड्रोजन सल्फाइड neurotoxic gas is responsible for the tragedy. According to an expert, probably some acidic waste was thrown into the sewer and definitely फिर इसके gases वगैरह create होके फिर वो yes यहाँ पे poisonous gas की वजह से आसपास के लोगों की डेफिनेटली मतलब यहाँ पे डेथ हुई है। डायरेक्टली अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम, मतलब ये न्यूरोटॉक्सिन मतलब क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो दिस गैसेस आर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस आपके न्यूरोटॉक्सिक गैसेस हम बोल सकते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम पे वगैरह अफेक्ट कर सकते हैं। अगर इनका परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न एंड नर्वस सिस्टम। ओके, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज सो टॉक्सिक इवन वन ब्रीथ ऑफ इट टेक इनसाइड कैन किल अ पर्सन। तो इतना ये डेंजरस होता है। तो याद रखिए इसके रिलेटेड कुछ अगेंस्ट इसके केमिकल डिजास्टर के रिलेटेड इंडिया में कुछ एक्ट से क्या डेफिनेटली है। तो प्रायर टू भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ IPC में मेंशनिंग था, बट बाद में भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग क्लेम्स एक्ट एक आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया, डिफरेंट हजार्डस केमिकल रिलेटेड इंडिया में एक्ट्स है कि जो इस पर एक्शंस लेते हैं। देन आफ्टर दैट डीकार्बनाइजेशन ऑफ स्टील मेकिंग, अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स प्लान। एंड इस बार आपने देखा होगा UPSC में भी एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे 2 क्वेश्चन लगभग दिखे हैं, मतलब ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन पे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ऐसा सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है। और ये मई की न्यूज़ है, मई मंथ की न्यूज़ है। तो उन्होंने यही कहा कि स्टील इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा कोल यूज़ करते हैं, तो उसको हम मिनिमाइज़ करके अगर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करें तो डेफिनेटली यहाँ पे इमिशन जो है वो कम हो सकता है। डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टील मेकिंग प्रोसेस दैट यूजेस हाइड्रोजन गैसेस एंड रिड्यूस आयन ऑक्साइड, मेटालिक आयंस एक्सेट्रा। सो जिससे हमें ग्रीन रूट मेथड भी कहता है in steel production as it significantly reduces carbon emission associated with the steel making process। तो यह स्टील इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन हो या केमिकल प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन होगा, फूड प्रोसेसिंग होगा या मेडिसिनल एप्लीकेशंस हो गए, तो यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इंडिया को अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम चाहते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है या व्हीकल हो गए या मतलब ओवरऑल जहाँ पे भी एनर्जी लगती है वो इंडस्ट्रीज को हम धीरे धीरे हाइड्रोजन के अंडर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंडर लेके आ जाए, सो दैट इमिशन कम हो एंड इवन मेक इंडिया अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ दिस फ्यूल ऑल्सो। ओके, ये भी हम करना चाहते हैं। तो देख लेना 21-22 के बजट में भी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पे हमने टारगेट किया था। सो बाकी स्टील प्रोडक्शन भी थोड़ा न्यूज़ में है तो देख लेना, क्योंकि आजकल मिनरल्स एंड प्रोडक्शन पे थोड़े क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। चाइना से अगर कंपेयर भी किया जा रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में, आपने देखा होगा। तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एज ऑफ 21 हम थे, एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हम रहेंगे आफ्टर चाइना। ओके, बोथ में भी हम सेकंड है, चाहे प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन में हो। हमारी इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स ज़रूर देखें, भिलाई, दुर्गापुर वगैरह, जो मतलब कहाँ पे आती है वो दैट यू शुड नो। एंड बाकी स्टील प्लांट से इमिशन कौन से होते हैं, पोल्यूटेंट्स के, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर्स, ऑक्साइड ऑफ सल्फर्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड वेस्ट एंड डिफरेंट इस डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। देन पिग्मी हॉक कुछ न्यूज़ में थे। जो पिग्मी हॉक आप जानते हो, उनको भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वगैरह फैला था, तो वहाँ पे उनको भी होने के चांसेस है। सो दैट्स वाई ये थ्रेट यहाँ पे दिखाया गया था। वर्ल्ड्स रेयरेस्ट स्मॉलेस्ट पिग्स जिसको हम कहते हैं, दिस आर वेरी स्मॉल पिग, यू नो दैट इज नोन एज पिग्मी हॉक। ओके, कुछ आगे हम और एक इसका कवरेज देखने वाले। वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल्स दैट बिल्ट इट्स ओन होम। तो इनके हैबिट्स वगैरह देखो, फिर से क्वेश्चन बनने के अभी चांसेस है इस पर, कि जो वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल है कि जो बिल्ड इट्स ओन होम और नेस्ट और कंप्लीट विथ अ रूफ, एंड इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटर स्पीसीज।
जो एक इंडिकेटर स्पीसीज मतलब कि जो इकोसिस्टम अच्छी है या नहीं है उसका इंडिकेटर होता है, ऐसे स्पीसीज को हम इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। मोस्टली ये तराई जैसा रीजन होता है, वेट ग्रासलैंड होते हैं, तो वहाँ पे मिलता है। पहले बहुत जगह पे ये मिलते थे, यूपी वगैरह एक्सेट्रा पार्ट में, यूपी टू आसाम हम बोल सकते हैं, बट नाउ इट ओनली फाउंड इन आसाम एंड थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा भूटान बॉर्डर तक भी मिल जाता है, बट इंडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ आसाम में ही मिलता है। पहले इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रखा था, बट अभी इसके थोड़े नंबर बढ़ने की वजह से अभी एंडेंजर्ड लिस्ट में ये आ जाता है। ओके, एंड वही थ्रेट है कि हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, इलीगल हंटिंग, ये सारे इसके रिलेटेड इशूज़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। कुछ न्यूज़ में आया था, लिंकेज बिटवीन स्ट्रीट डॉग अटैक्स टू पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो जो भी न्यूज़ है दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ देख लेना कि सॉलिड वेस्ट में मैनेजमेंट रूल क्या है इंडिया के। 3 सेग्रीगेशन होते हैं, इस पे 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर इंडिया में 3 सेग्रीगेशंस होता है ना, मतलब जिसमें वेट एक कचरा होता है, वेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और ड्राई वेस्ट, वी कैन से दैट ड्राई, वेट एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। ऐसे 3 कैटेगराइजेशन इंडिया में आते हैं जो वेस्ट सेग्रीगेशन के आते हैं, राइट। रफली इंडिया अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 12% ऑफ ग्लोबल म्यूनिसिपल वेस्ट। ओके, जिसमें से 70% इज कलेक्टेड, बाकी तो वैसे ही एनवायरनमेंट में रह जाता है, तो जिससे डिफरेंट पोल्यूशन वगैरह होने के चांसेस हैं। बाकी ऑलरेडी हमने न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होता है वो देखा है, तो इसलिए मैं इस न्यूज़ को स्किप करता हूँ। ऑलरेडी लुधियाना के बारे में हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल इसमें लीकेजेस कैसे हुए थे गैसेस के, हाइड्रोजन सल्फाइड के, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस, सो मैं इसको स्किप करता हूँ, राइट। देख लेना फिजिकल इम्पैक्ट में और भी न्यूरोटॉक्सिन जैसे होते हैं, आर्सेनिक, क्लोरोफिल्स हो गए या डीडीटी हो गए, तो इनकी लिस्ट एक बार बना के रखना। द इम्पैक्ट ऑफ सम न्यूरोटॉक्सिन सच एज लेड, इथिल अल्कोहल इज वेल डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो। काफ़ी स्किन पे इम्पैक्ट हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट हो गया, राइट, तो ये काफ़ी डेंजरस इम्पैक्ट करता है। देन बसलिंग साउंड ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म इन कोरल रिफ्स, है ना, तो ये गोवा में कुछ रिसेंटली रिसर्च वगैरह चल रहे हैं एनआईओ के द्वारा, तो देख लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यूज हाइड्रोफोन्स। ओके, तो ये हाइड्रोफोन्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, थोड़ा साइंस एंड टेक से वगैरह चेकआउट कर लेना। एंड सोनीफेरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग फिश विल जनरेट द साउंड। ओके, कोरल सिस्टम हेल्दी फिश विल बी देयर प्रेजेंट और नॉट, है ना, तो ये सारा मतलब हम चेक कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एबंडेंस, डाइवर्सिटी, बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये टेक्नोलॉजी से हम देख सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो रिवील हाउ दे रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज एंड एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट होगा, बाकी ये क्वेश्चंस वगैरह आप आराम से बाद में सॉल्व कर सकते हो। देन राष्ट्र अस्त्र रेलवे एंड INSTC, ओके, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये भी इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइना CPEC के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर रहा है, तो उसको ही काउंटर भी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, या फिर हम भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ या अप टू बाल्टिक रीजन एक्सेट्रा, है ना, तो वहाँ तक हम एक्सपांशन करना चाहते हैं, जिसमें इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, है ना, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है। यू कैन सी दिस राइट फ्रॉम द दिस यस, हमने जो चाबहार पोर्ट डेवलप करके दिया था ईरान को, वहाँ से होगा स्टेट हम सेंट्रल एशिया तक हो गए, या उसके बाद रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, है ना, तो ये सारा आपका INSTC का रूट है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, सो इसको थोड़ा आपके आयर में देख ले, बट रिसेंटली राष्ट्र अस्त्र रेलवे 162 किलोमीटर रेलवे दैट राष्ट्र सिटी ऑफ ईरान नियर द कैस्पियन सी एंड अस्त्र ऑफ अजरबैजान, अस्तारा ऑफ द अजरबैजान ऑन द बॉर्डर विद द अजरबैजान। ओके, तो वो रिसेंटली कनेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो विच कनेक्ट्स द रशियन पोर्ट विद द बाल्टिक सी एंड ईरानियन पोर्ट इन द इंडियन ओशन ऑल्सो। देख लेना ये बाकी ओवरऑल जो INSTC हम देख रहे थे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, तो ये ईयर 2000 में हमने लॉन्च किया था सेंट पीटर्सबर्ग में बाय ईरान, रशिया एंड इंडिया वाज देयर। बाकी डिफरेंट मेंबर 10 और मेंबर कुछ इसको बाद में ज्वाइन हो गए थे। एंड फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो टोटल लेंथ वगैरह देखो तो 7200 किलोमीटर का ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम है। ओके, मूविंग कार्गो बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप एक्सेट्रा, जिससे एक हम देख सकते हैं कि इस कॉरिडोर की वजह से कहीं ना कहीं हमें सुएज कैनल में जो ट्रैफिकिंग देख रहे हैं हम, या उसको भी एक ऑप्शन रूट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। दैट इज ऑल।
देन आफ्टर दैट द रूट्स मोर सेंट्रल कॉरिडोर, अभी इस बार कॉरिडोर पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, तो यू शुड नो दिस कॉरिडोर। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई से लेके, मतलब JNPT मुंबई से लेके बंदर अब्बास पोर्ट ऑफ ईरान, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेके, जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे देख लेना बंदर अब्बास हॉर्मुज के पास, एग्जैक्टली हॉर्मुज के ऊपर की तरफ आता है बंदर अब्बास। तो वहाँ से हम ये कनेक्शन फिर कैस्पियन के बाकू, अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू, तो वहाँ तक ये रूट रहेगा। इट पासेस थ्रू द ईरानियन टेरिटरी वाया दिस अमीराबाद या बंदर ए अंजाली एक्सेट्रा, तो ये एरिया से ये पास होगा। एंड अस्तरखान पोर्ट इन रशिया, वहाँ तक ये चला जाएगा। तो देख लेना सेंट्रल कॉरिडोर मतलब कौन सा रीजन है। वेस्टर्न कॉरिडोर मतलब इट कनेक्ट्स द रेलवे ऑफ अजरबैजान टू दैट ऑफ ईरान वाया द क्रॉस बॉर्डर नोडल पॉइंट्स ऑफ अस्तारा, जो अभी हम देख रहे थे, अजरबैजान, ईरान एंड JNPT, फिर ऐसा एक कनेक्ट होगा। ईस्ट कॉरिडोर मतलब रशिया टू इंडिया थ्रू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ये तीनों के शॉर्ट नोट्स बना के इसको मैपिंग में थोड़ा कर ले, सेंट्रल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉरिडोर, so that will be helpful for all of you. So this projected to reduce transmit time by 40%, shortening it from 45 to 65 days to 25 to 30 days. And additionally, it is expected to decrease freight cost by 30% also. In comparison with the Suez Canal. जैसे मैंने बताया कि Suez Canal को एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट होके इवन टाइम भी कम हो रहा है, कॉस्टिंग भी यहाँ पे बच रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस इसका देख सकते हैं हम, बेनिफिट हम इसको देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट पीर पांचाल, जो कि न्यूज़ में थे, आई होप सबको पता है कि पीर पांचाल, धौलाधार, नागतिबा, मसूरी, ये सारे मिडिल हिमालय के पार्ट है। तो इसमें से पीर पांचाल आप देख सकते हो श्रीनगर के आसपास आता है, ग्रेट हिमालय के एग्जैक्टली साउथ में, जहाँ पे कश्मीर वैली वगैरह जो पार्ट्स है तो वो आते हैं। मतलब श्रीनगर आप थोड़ा सा याद रखना, वुलर लेक, ये सारा पीर पांचाल के आसपास आता है। तो द वैली कंप्राइजेस ट्विन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी एंड पुंछ, इंक्लूड 225 किलोमीटर ऑफ LOC, एंड थोड़ा POK के पार्ट में भी एंटर करती है। तो जब बस इतना हमें पता होना चाहिए कि ये वैली अगर न्यूज़ में है तो यू शुड नो दैट कि ये वैली आती कहाँ पे है ना। तो पीर पांजाल रेंज के पास ही नीलम रिवर, अब जम्मू कश्मीर से लेके, यस, बियास ऑफ कुल्लू है ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुल्लू अराउंड यहाँ पे होगा बियास वगैरह रिवर्स, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ तक ये पीर पांजाल चली जाती है। मतलब 2 स्टेट में दिख रहे हैं आपको, 1 UT, सॉरी, जम्मू कश्मीर एंड 1 हिमाचल प्रदेश स्टेट। सो हाईएस्ट पास इन पीर पांजाल इज द कुफ्टी नाम का एक पास है जो कनेक्ट करता है भरमौर ऑफ चंबा टू लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, है ना। तो वहाँ पे मतलब हिमाचल में आता है बेसिकली, कुफ्टी नाम से पास, वो पीर पांजाल का एक इंपॉर्टेंट पास है। उसके अलावा पीर पांजाल पे सबसे इंपॉर्टेंट और एक देख सकते हैं हम, जहाँ पे पास के बारे में अगर देखें तो जम्मू टू श्रीनगर अगर हमें जाना है तो हम बनिहाल पास, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा पास है पीर पांजाल में? बनिहाल पास, है ना। जवाहर टनल, कुछ सालों के लिए ये लॉन्गेस्ट टनल भी था। ओके, देन आफ्टर दैट बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, जो कि आसाम में आती है। एंड देख लेना फिर यहाँ पे कुछ बर्ड इवैक्यूएशन के बारे में, कुछ इविक्शन के बारे में कुछ था, बट ठीक है, बस इसको लोकेशन देख लो। बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यस, दैट इज आसाम। ओके, जो काजीरंगा के आसपास का या काजीरंगा का बफर एरिया में आ जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे फेमस है, बर्ड स्पीसीज, बंगाल फ्लोरिकन एक्सेट्रा। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल मत जाओ, इतना ही देख लिया तो भी काफ़ी है। देन महादई, एक्सट्रीमली सॉरी, महादई मांडवी रिवर न्यूज़ में थी, जो कि गोवा की इंपॉर्टेंट रिवर है। और देख लेना, इसमें सेंटर कर्नाटका मस्ट लिसन टू गोवास कंसर्न अबाउट मांडवी डाइवर्जन। मतलब मांडवी का जो वाटर है तो वो डाइवर्ट किया जा रहा था मलप्रभा विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ओके, तो वहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है, बट द थिंग इज़ दैट मांडवी ये गोवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गोवा बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड है। ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ 43% ऑफ इट्स पीपल। ओके, मतलब मांडवी गोवा की इंपॉर्टेंट है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरबियन सी में जाके मिलती है। मांडवी एंड जुआरी, ऐसे 2 इंपॉर्टेंट रिवर आती है गोवा में, तो देख लेना, इसके बारे में पढ़ो। तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस रिवर के आसपास आता है, नियर बाय मांडवी रिवर। वेस्टर्न घाट से ये निकलती है, मतलब वैसे तो ओरिजिन कर्नाटक में आता है, फिर उसके बाद गोवा में मेन फ्लो है। ओनली 35 इन कर्नाटका, बाद में लगभग 80 से ज़्यादा किलोमीटर ये गोवा में फ्लो होती है, और उसका कैपिटल जो है गोवा का पणजी, वो भी इसी रिवर के आसपास है, और वहाँ पे जाके ये मिल जाती है अरेबियन सी को। ओके, तो इसको गोवा में कहते हैं मांडवी। ओके, देन आफ्टर दैट परमाफ्रोस्ट
कुछ न्यूज़ में आया था जो कि मेल्ट होते जा रहे हैं और उसका कंसर्न रेज किया था। तो व्हाट इज़ दिस परमाफ्रोस्ट, मतलब इसकी एक डेफिनेशन, एनी ग्राउंड दैट स्टेज फ्रोजन या 0 डिग्री से लेस टेम्परेचर रहता है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स स्ट्रेट है ना, तो सलग 2 साल के लिए, है ना, कंटिन्यूस 2 ईयर्स के लिए, तो उसको हम कहते हैं परमाफ्रोस्ट। ओके, जिसमें फिर मिक्सचर ऑफ द सॉइल भी होता है ना, डिफरेंट डिकम्पोज मटेरियल होगा, इनके सबका मिक्सचर होता है जो कि इसको होल्ड करके रखता है। अगर ये मेल्ट होने लगे तो फिर यहाँ पे एक वेटलैंड जैसा पार्ट क्रिएट हो सकता है और बाकी आफ्टर सम टाइम ये यहाँ के इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है, राइट। तो देख लेना परमाफ्रोस्ट की डेफिनेशन, दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अभी के लिए हम सफिशिएंट करते हैं। कुछ नेक्स्ट न्यूज़ में हम हैमर शार्क के बारे में देखेंगे। फिर बिलीगिरी इस बार न्यूज़ में था, सर इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था बिलीगिरी रंगना स्वामी, जो उन्होंने पूछा था कि सातपुड़ा का वगैरह पार्ट है, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये हमने कई बार देखा है कि ये कर्नाटक के पार्ट में आता है। बिलीगिरी रंगना स्वामी टेम्पल BRT हिल्स भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है इन कर्नाटका। ओके, तो इसको ज़रूर देखें, ये कहाँ पे आता है एग्जैक्टली कर्नाटका में, और सह्याद्री के थोड़ा सदर्न पार्ट ऑफ रेंजेस में ये आ जाएगा, राइट। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर देखेंगे। पालघाट गैप के बारे में भी कुछ न्यूज़ है। देन साइक्लोन मोका रिसेंटली हिट हुआ है, इसके बारे में ज़रूर देखना, क्योंकि ये वन ऑफ द अभी तक का, मतलब 1982 के बाद देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड वाला 22277 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये एक सुपर साइक्लोन है, जो कि जिसका लैंड, अगर अब लैंडफॉल देखा जाए तो म्यांमार में हुआ है ना, तो म्यांमार के पार्ट्स में इसका लैंडफॉल, मतलब सबसे पहली बार अगर ये कहीं पे क्रिएट होने के बाद हिट हुआ है तो दैट इज इन द म्यांमार। ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन इन 2023, मतलब पूरे अर्थ पे अगर देखा जाए तो अभी तक का ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है 23 का। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, येमेन ने ये नाम दिया है मोका, और बाकी नेमिंग वगैरह उसकी ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल होती है, तो उसमें से इसको मोका नाम दिया है। तो मोका येमेन के आसपास एक सिटी भी है जो कि कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है, तो दैट इज़ द मोका। ओके, याद रखें। बाकी इसका मैकेनिज्म वगैरह देख लो, एंड मोका के बारे में डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लेना। भारत में हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। किश्तवाड़ के बारे में भी कुछ न्यूज़ थी, सो दैट वी विल कवर। बबूल के बारे में भी, मतलब ट्री स्पीसीज है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। पिग्मी हॉग और एक बार न्यूज़ में आया था। एंड बाकी फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिपिक, जिसमें यस इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, तो पापुआ न्यू गिनिया, फिजी, यहाँ पे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना कि इसमें कौन से कंट्रीज आते हैं। टोटल फिपिक में टोटल 14 आइलैंड कंट्रीज है, तो ज़रूर देखें वो कौन सी कहाँ पे आती है। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, है ना, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। तो रही बात जो भी है, तो दैट विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, बट ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 90% ऑफ द मे के जितने न्यूज़ थे, और भी कुछ 10% बाकी है, तो जल्दी हम इसको कवर करेंगे। बट बने रहे, इसके आगे जो भी सेशंस आएंगे वो ज़रूर देखना, एक भी सेशन मिस मत करना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू।